हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम वेक्टर का आपके लिए नया पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो वेक्टर होता क्या एक्चुअल में। वेक्टर वो चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। बात समझ आ गई। और उसमें और क्या पढ़ा था हमने, वेक्टर के टाइप कितने टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे वेक्टर से रिलेटेड। और उसका अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा मतलब वेक्टर का अलजेब्रा क्यों पढ़ा था हमने, क्योंकि बेटा हमारे पास जैसे 2 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, जो मैथमेटिकली मैं 2+2 लिखना चाहूँ तो 4 होता है। पर अगर मेरे पास वो वेक्टर लग जाए ऊपर, वेक्टर का मतलब क्या है, एक एरो। एरो लगा दूं तो 2+2 को मैं 2 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर को 4 वेक्टर नहीं लिख सकता। इसलिए हमें अलग से एक और चीज पढ़नी पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमने एडिशन के लिए पढ़ रखा था। इससे पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, पॉलीगन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसमें हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। किसी की बात करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको मेरे पास एडिशन समझ आ गई है तो आपको सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। सपोज कर लो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि माइनस करना होता है। माइनस करना होता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वेक्टर को क्या ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ए वेक्टर, और इसी को मैं बी वेक्टर बोल देता था। क्या नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपको याद है, टाइप ऑफ वेक्टर में करवाया था ना मैंने आपको, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। अब मेरे पास क्या था, एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो बी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस टाइम ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे करना है मेरे को, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ए माइनस बी करना। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या मेरे पास एक वेक्टर होगा। क्यों होगा वेक्टर, क्योंकि जैसे ही हमने एडिशन में करा था वहां पे भी क्या मेरे पास वेक्टर ही आया था। वो समझ आगे बात। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट में। बात समझ आ गई। अब ए माइनस बी, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम ऑफ बी वेक्टर। समझ आ गई पक्का। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है बेटा, वो क्या कर दिया, फिर मैं क्या एडिशन कर रहा हूँ, सिर्फ बी वेक्टर को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। बी वेक्टर को माइनस कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा था। सपोज कर लो ये मैंने बी वेक्टर के बराबर माना था ना, यहाँ पे कोई अलग ही वेक्टर था ना, ये माइनस ए अलग वेक्टर था। तो क्या मैं इसको अगर बी को ना मान के ऐसे बोलूं कि ये ए वेक्टर है, तो माइनस का इसका मतलब क्या हो कि उसको मैंने उल्टा कर दिया है। बात समझ आ गई। इसको क्या कर दिया मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। तो वैसे ही इसके साथ होगा। अगर सपोज कर लो कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से देखते हैं। किससे, पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है हमारे पास, कि दो साइड है, मान लो एक ये थी, एक ये ए वेक्टर है, और ये क्या है मेरे पास, बी वेक्टर है। अब मेरे को यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाना है, पर करना क्या है बेटा, मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या था, ए वेक्टर ये था, तो बी वेक्टर को इसने क्या कर दिया, क्या माइनस टाइम ऑफ बी वेक्टर, तो माइनस टाइम ऑफ बी वेक्टर कहाँ आएगा, क्या ये माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। क्या इसके अपोजिट कर दिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, माइनस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही ये होगा। बात समझ आ गई पक्का। अब यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, पैरेललोग्राम लगा दो, इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या ऐसे बनेगा, इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या ऐसे बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कि यही आएगा मेरे पास। और ये क्या चीज होगी, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ आ रही है पक्का। अब इसमें ट्राइंगल लॉ भी लगा सकता है। ट्राइंगल लॉ कैसे लगाऊंगा, देखो इधर, इसको पॉज करके उतार लो एक बार। अब देखो दूसरे में मैं ट्राइंगल लॉ कैसे लगा सकता हूं इसमें। अब सब्ट्रैक्शन में ट्राइंगल लॉ कैसे लगेगा, ट्राइंगल लॉ। अब क्या बोलता था मेरे पास ट्राइंगल लॉ में, कि जो मेरे पास एक ए वेक्टर था और एक जो दूसरा बी वेक्टर था, उसको कैसे जोड़ो, हेड टू टेल जोड़ो, जो क्या हो, दो साइड हो मेरे पास एक ट्राइंगल की। और जो रिजल्टेंट या तीसरी साइड आएगी वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब हम इसको ऐड करते थे एडिशन के लिए, क्या मैं ये करता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एडिशन के लिए क्या मैं ऐसे करता था। बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, चलो मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे करूंगा मैं इसको। तो इसको हटा के अगर मैं देखूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए वेक्टर। ए वेक्टर ये है, इसको लिखने के दो तरीके बताऊंगा बेटा मैं आपको। एक ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ए वेक्टर इधर, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या इधर आएगा बेटा, बी वेक्टर। बी वेक्टर ये क्या, हेड टू टेल जुड़ गया, हेड टू टेल जुड़ गया,
तो मेरे पास यहाँ पे सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्या इन अपोजिट डायरेक्शन होता था, क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या यही मेरे पास सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। यहां से कोई एक वेक्टर होगा ना, ये जो दो वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो यहां से क्या आएगा, सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ आ रही है पक्का, ये चीज समझ आया ट्रायंगल लॉ से कैसे आया। और दूसरा लिखने का तरीका बेटा, मेरे पास क्या था, एक ए वेक्टर ऐसे था और मैं टेल टू टेल जोड़ रहा हूं इनको, बी वेक्टर ऐसे था। बात समझ आए कैसे जोड़ दिया मैंने इनको, टेल टू टेल जोड़ दिया। अब जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या उन दोनों का ये होगा, ये वो सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। और दूसरे तरीके से तुम देख सकते हो कि अगर मैं सीक्वेंस में चलता था, जैसे ट्रायंगल लॉ में ए प्लस बी इक्वल टू सी, जो तीसरी साइड आती है उसके बराबर होता था। मान लो मेरे पास मैं यहां से गया बी वेक्टर प्लस, क्या सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सी वेक्टर इक्वल टू जो अपोजिट साइड होती है ए वेक्टर के, यही आएगा पक्का। अब यहां सी वेक्टर निकालना, तो सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर, इसको इधर लेके गया तो क्या माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। बात समझ आ गई पक्का। तो ये क्या थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं मैं, दोनों क्या बराबर है, सेम ही चीज है। सेम चीज कैसे है बेटा, जैसे ही मेरे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेक्टर, अब इसको क्या वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे देख लो कैसे है, डायरेक्शन क्या वही है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के जैसा बन गया है, पर क्या डायरेक्शन मेरे पास सेम है दोनों की। बात समझ आ गई, इसलिए दोनों रिजल्ट सेम है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का। अब बेटा ये था मेरे पास ग्राफिकल मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का। अब मैं अगर इसके एनालिटिकल मेथड की बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड और जो रिजल्टेंट जो आएगा उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं, तो आइए वो देखते हैं कैसे होगा। तो इसको मैं आपको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि सिर्फ एक पैरेललोग्राम से ही आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा क्या था कि जब मेरे पास ए वेक्टर था और ये क्या था, बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर, सॉरी यहां से कर लेते ना, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, कोई एंगल इनके बीच में थीटा था। तो यहां से मैं जब पैरेललोग्राम लॉ लगाता था, तो जो मेरे पास ये आता था, ये क्या आता था बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आता था। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, जो रिजल्टेंट ये सी वेक्टर, अगर मान लो कोई रिजल्टेंट आर वेक्टर आया, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, यही आता था। और डायरेक्शन क्या आती थी, अगर मैं किसके साथ ले रहा हूं, ए के साथ, ये याद रखना बेटा, कई बार ऊपर वाले दूसरे वेक्टर के साथ भी डायरेक्शन पूछ सकता है, पर यहाँ पे किससे ले रहा हूं मैं, ए के साथ, तो अल्फा। तो tan अल्फा किसके बराबर आता था, यहां से मेरे पास बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। याद होगा, आई होप आपको ये याद होगा। अब मेरे को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना बेटा आपको, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये ए दे रखा था और ये क्या था, दूसरा बी वेक्टर था यहाँ पे, तो माइनस करना था, माइनस क्या इस साइड आ जाएगा ये, तो बी वेक्टर इधर आ गया, ये क्या था, माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। बात समझ आ गई, क्या आ गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, क्या इस दोनों के बीच में आएगा कहीं यहाँ पे, ये क्या आ गया, आर वेक्टर। अब जो एंगल आएगा बेटा इन दोनों वेक्टर में, ए और बी में एंगल कौन सा, अब टेल से टेल जोड़ो और जो छोटे वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अगर मान लो ये थीटा दे रखा था, तो ये कितना आ जाएगा, क्या 180 माइनस थीटा। बात समझ आ गई। अब बाकी जो चीज है वो सिर्फ थीटा ही चेंज हो रहा है, बाकी सारी की सारी चीज आप यहां रिप्लेस कर दो। तो यहां से मेरे पास इस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा। बात समझ गए, थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 180, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मतलब जो वेक्टर था बी वेक्टर, उसको माइनस करा गया तो अपोजिट में आ गया, तो इधर आ गया। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का। तो एंगल जो मेरा थीटा होता था वो क्या होता था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी के बीच में जो एंगल होगा वही थीटा होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 180 cos 180 माइनस थीटा।
cos 180, 180 माइनस थीटा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो यहां से क्या आएगा, -2ab cos ऑफ थीटा। बात समझ आ गई पक्का। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 2ab cos ऑफ थीटा। अगर आप अल्फा निकालना चाहो, डायरेक्शन निकालना चाहो, मान ले यहां से क्या है, अल्फा दूर है, कितनी दूर है यहां से, कौन से डायरेक्शन से लिया है मैंने ये, सॉरी कौन से वेक्टर से लिया है, ए वेक्टर से लिया। अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूं तो क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, ये था मेरे पास b ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या रखना, 180 माइनस थीटा। तो सिंपल आपने जो मेरे पास प्रीवियस जो एडिशन आया था उसको सीधा ही रिप्लेस कर देना है थीटा को 180 माइनस थीटा से। बात समझ आ गई। तो यहां से जो भी आएगा मेरे पास कई डायरेक्शन आ गई, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो b ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई a cos 180 माइनस थीटा माइनस b ऑफ साइन ऑफ सॉरी cos ऑफ थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गया किस डायरेक्शन में है वो, कहां से, ए से। बात समझ आई, कौन से वेक्टर से, ए वेक्टर से किस डायरेक्शन में। इतनी सी बातें आपको समझ आ रही है पक्का, हो रहा थोड़ा थोड़ा क्लियर। एक काम करो, इसको पॉज करके उतार लो। यही है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर जो सब्ट्रैक्ट करा है, और डायरेक्शन ये है। क्या कुछ मुश्किल चीज है इसमें, ये क्या पिछले ही मेरे पास प्रीवियस जो एडिशन थी उसी की तरह है। बात समझ आ गई पक्का। सिर्फ क्या करना आपने, वहां पे थीटा को रिप्लेस कर देना है 180 माइनस थीटा से। प्रीवियस जो मेरे पास रिजल्ट आए थे एडिशन में, थीटा को रिप्लेस कर दोगे 180 माइनस थीटा, तो क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी वो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, इसको पोज करके उतार लो बेटा एक बार। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमने वहां पे देखा था कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी होती थी, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी होती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे इसमें देखूंगा मैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, कॉम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या ये जो समेशन होता है वो क्या कॉम्यूटेटिव होता है, और क्या होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जो मेरे पास ये किसके लिए था, एडिशन के लिए था। किसके लिए था, जब दो वेक्टर को ऐड करता हूं। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो सपोज कर लो मेरे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था और बी वेक्टर ये था। अब मेरे को क्या करना था बेटा, बी वेक्टर माइनस सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना था। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या सिखाया आपको, अगर बी वेक्टर माइनस सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो जो सी वेक्टर जो उसका सी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो मेरे पास हेड होगा वो कहाँ होगा, ए के ऊपर होगा, और टेल कहाँ होगी, बी के ऊपर। तो ये आ गया मेरे पास सी वेक्टर इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आया, सी इस डायरेक्शन में आया। अगर मैं इसको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दूं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर था और ये क्या था, बी वेक्टर था। अब क्या करना है मैंने, बी माइनस ए, अब बी माइनस सॉरी हाँ बी माइनस ए करूंगा तो हेड कहाँ आएगा वेक्टर उसका, इस पे आएगा, बी वेक्टर पे आएगा, और टेल कहाँ आएगी, ए वेक्टर पे। तो ये सी वेक्टर आएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये दोनों सेम है, जी नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो इसलिए जो मेरे पास सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या नहीं होती है वो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ना ही वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, ये क्या था, नॉट अ कॉम्यूटेटिव। और जो एसोसिएटिव होता है वो क्या होता था बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर
इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी ये? एसोसिएटिव। और ये भी क्या है? नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? नॉट एसोसिएटिव। ना तो वो कम्यूटेटिव होती है, ना ही क्या होती है वो एसोसिएटिव होती है। बात समझ आ गई इतनी सी? पक्का पॉज करके उतार लो इस चीज को। और आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूं। इसमें एक शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर दे रखा था, कोई बी वेक्टर ये, उनके बीच में एंगल ये थीटा दे रखा है। बात समझ आ गई? थीटा दे रखा है, जो मर्जी भी दे रखा हो। इसको मैं पैरेललोग्राम से क्या इधर शिफ्ट कर सकता हूं, बी वेक्टर, इसको शिफ्ट कर सकता हूं इधर पैरेललोग्राम से, ये कर दिया मैंने। बात समझ आ गई? अब जो मेरे पास जो लंबे वाला डायगोनल आएगा, जो लॉन्गर डायगोनल आएगा, वो क्या होगा? इसका एडिशन होगा। जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा? इनका एडिशन आएगा। और जो सब्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? छोटे वाला डायगोनल। छोटे वाला डायगोनल क्या है? ये था। तो यहां से क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ आ गई? तो आपको एक पैरेललोग्राम से ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर मैं छोटा डायगोनल लेता हूं, कौन सा है ये? छोटा डायगोनल। और ये कौन सा है? लॉन्गर डायगोनल। कौन सा है ये? एक है स्मॉलर डायगोनल, छोटा डायगोनल, और दूसरा क्या है? लॉन्गर डायगोनल। जो स्मॉलर होगा वो एडिशन के लिए होगा, और जो छोटा होगा, जो शॉर्टर होगा, और जो छोटा होगा उसको कौन क्या बोलेंगे? उसको हम सबट्रैक्शन के लिए। बात समझ आ गई? पक्का एक दो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अब ये याद रखने के लिए बोला बेटा। ये क्या है? एक शॉर्टकट था जो आपको याद रखना है। शॉर्टकट वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शॉर्टकट की, पर आपको अगर ये माइंड में होगा तो जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो किसके लिए होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए। और जो लंबे वाला डायगोनल आएगा वो किसके लिए होगा? एडिशन के लिए। ओके बेटा, अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। मान लो बेटा मेरे पास क्या है? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और बी एक और वेक्टर है, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? चलो मान लेते हैं ऐसे, एक कोई 5 न्यूटन का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और 3 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, मान 4 माना उसको। ये है मेरे पास। बात समझ आ गई? पक्का? और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री मान लो। कितनी डिग्री मान लो? 30 डिग्री। मैं बोल रहा हूं कि अब आपको क्या निकालना है? ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है मान लो, और ये क्या है? ए वेक्टर है मेरे पास। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मेरे पास उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी। बात समझ आ गई? किस में करना है? आपने सब्ट्रैक्शन करनी है इसमें। कौन से, किस केस में बोल रहा हूं मैं इसको? सब्ट्रैक्शन के लिए। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्टेंट आएगा? जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी। तो कैसे निकालूंगा बेटा? अगर मेरे पास कोई आर वेक्टर है, मान ले, वो किसके बराबर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ऐसे है कोई मेरे पास, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट बेटा मैंने आपको, या तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्या था, तरीका कैसे था कि इसको इधर माइनस लेके इधर लेके आओ। मान लीजिए 4 न्यूटन था तो इसको इधर लेके आए, 3 न्यूटन आ गया। ये एंगल अगर मेरे पास कितना था? 30 डिग्री था, तो ये कितना आएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे? क्या 180 माइनस 30 डिग्री, यही आएगा। अगर 180 माइनस 30 डिग्री कितना होता है? 150 डिग्री। तो ये मेरे पास 150 डिग्री है, तो यहां से मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो आर वेक्टर होगा। क्या वही मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। बात समझ आ गई? तो आपको डायरेक्ट अगर ये चीज याद है मेरे पास, तो आर वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी कॉस ऑफ
30 डिग्री। ये बेटा मैंने 30 डिग्री डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने 180 माइनस थीटा पहले ही कर लिया है। बात समझ आ गई। 180 माइनस थीटा करूंगा तो मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव होता है। तो इसके कारण क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस क्या बाहर आ जाएगा। तो यहां से बस सॉल्व कर लेना। ये कितना है 16 प्लस 9 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 24 इंटू ये कितना है √3/2 का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या उसका रिजल्टेंट आएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। क्या जाता था मेरे पास, b sin थीटा। b कितना था बेटा 3, sin थीटा कितना है 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई a 4 माइनस b। माइनस क्यों लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे को क्या करना था 180 माइनस थीटा, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं मैं। तो यहां से क्या आएगा b कितना 3 इंटू cos ऑफ 30 डिग्री। तो क्या यहां से इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी आपके पास। पक्का पॉज करके उतार लो इसको। तो अब मेरे पास क्या आता बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है ये। कई बार क्या होता है कि मेरे पास कोई वेक्टर है, वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ये x ये y किसी एंगल पे दे रखा होता है हमारे पास, एट एन एंगल ऑफ मान लो ये थीटा एंगल पे दे रखा है। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैं a मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, a मान लेता हूं। या कोई रिजल्टेंट वेक्टर r मान लो आप, कोई r वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है r, किसी एंगल पे दे रखा। तो इसको रिजोल्व कैसे करा जाए, रिजोल्व करने का मतलब क्या है कि इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ आएगा, और एक दूसरा कहां आएगा, वर्टिकल की तरफ आएगा। तो इसका कंपोनेंट रिजोल्व करने का क्या तरीका है, सपोज कर लो आप यहां से लाइट डालो इसके ऊपर। क्या करो, यहां से लाइट डालो, लाइट डाली इसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर। तो क्या हुआ बेटा मेरे पास यहां से जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्या यहां से जब लाइट डालूंगा तो इसकी प्रोजेक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। मान लो ये वो आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी प्रोजेक्शन आ गई। तो जो ये वेक्टर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, RY मान लेता हूं इसको। क्या मान लेता हूं, RY मान लेता हूं। ऐसे ही अगर मैं ऊपर से इसके ऊपर लाइट डालूं तो जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी क्या हॉरिजॉन्टल पे बनेगी वो। तो क्या ये मेरे पास जो वेक्टर आएगा, जो यहां से वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, वो क्या कहलाएगा, RX वेक्टर। तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको जो वेक्टर थे इसको रिजोल्व कर दिया। किस किस कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में और x कंपोनेंट में। कैसे रिजोल्व करा, कुछ नहीं है ये, एक सिर्फ अगर लाइट डालूं जो प्रोजेक्शन आएगी वो क्या आएगी, x एंड y। बात समझ आ गई। तो जो ये x होगा, RX होगा, ये किसके बराबर आ जाएगा। अगर मेरे पास ये थीटा है, ये r है, तो ये कैसे निकालता हूं मैं, क्या दिस अपॉन दिस इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से RX कितना आ जाएगा, R cos ऑफ थीटा। बात समझ आ रही है ना आपको। अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा गिवन है और ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो क्या मैं ये RX निकाल सकता हूं। तो किसके बराबर आएगा, R cos थीटा। ऐसे ही मेरे पास RY किसके बराबर आ जाएगा, R sin ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। अब जो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आया RX, ये किस डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में है। तो X डायरेक्शन में इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। क्या होता है यूनिट वेक्टर, I कैप। जैसे भी अगर मेरे को कोई भी वेक्टर को लिखना हो, अगर मेरे पास मान लो कोई A वेक्टर है और उसको मेरे को लिखना हो, तो कैसे लिखता हूं, A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। बात समझ आ गई। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, क्या यही होता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता था, A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो यहां से एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि ओनली उसको क्या करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में है। तो मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो x डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोल देता हूं मैं, I कैप, और जो y में आता है उसको j कैप, और z में होता है उसको क्या बोल देता हूं, k कैप। तो जो ये वेक्टर था मेरे पास, ये r वेक्टर, इसको मैं और तरीके में कैसे लिख सकता हूं बेटा, क्या x ये अगर मैं इसको वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या ये I कैप आएगा, मैग्नीट्यूड था ना। कोई वेक्टर है उसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सपोज करो इसको हटा लो यहां से। अगर मैं जैसे A वेक्टर है तो यहां से मैं इसको RS वेक्टर लिखना चाहता हूं, RS वेक्टर। तो कैसे लिखना चाहूंगा, तो मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। क्या ये मैग्नीट्यूड है मेरे पास,
इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है बेटा, आई कैप। तो यहां समझ आ गया कैसे लिखा गया इन वेक्टर फॉर्म में। दूसरे में क्या होगा, आर वाई, आई आर वाई लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, आर ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू, अब वाई में कौन सा वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे कैप। तो ये क्या मेरे पास आई और जे कैप में आ गया यहां से। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरे पास जो ये आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर एक्स वेक्टर प्लस आर ऑफ वाई वेक्टर के बराबर। यही होगा ना, क्योंकि इसी के तो कंपोनेंट थे, इसी के तो कंपोनेंट तोड़े थे मैंने। किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर के बराबर। बात समझ आ गई। इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं, क्या पैरेललोग्राम आ गया, यहां से वही आएगा ना ये। समझ आ रहा है आपको पक्का। अब देखो बेटा, अगर मैं जो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, जो आर वेक्टर है, जो ये वेक्टर था आर, अगर सपोज कर लो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो कैसे निकालता मैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री में ऑर्थोगोनल है, तो वहां मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था, अगर 90 डिग्री एंगल होता है डायरेक्ट आप क्या लिखते हो, इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखूंगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। बाकी जो कोस थीटा कोस जो 90 आएगा वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वो जो फर्दर जो टर्म होती है वो 0 हो जाती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही आएगा बेटा मेरे पास, उल्टा लिख दिया शायद मैंने। ये क्या आएगा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आर आर का कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपको पता होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो क्या यहां से पता चलता है, प्रूफ हो जाता है कि मेरे पास ये किसके बराबर है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैंने पहले आर ही माना था, ये तो लिखा था आर आर, क्या उसके बराबर आया। जो करा जो समझा, क्या वो सही था, बात समझ आ गई पक्का। अब सपोज कर लो बेटा, मेरे पास कई बार क्या होता है कि आर एक्स और आर वाई दो वेक्टर दे रखे होते हैं, और मेरे से पूछा जाता है, इनके मैग्नीट्यूड गिवन है मेरे को पूछा गया, बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां से, बात समझ आ गई। क्या करूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं पहले। तो क्या ये मेरे पास आर वेक्टर होगा, यही तो आर वेक्टर था मेरे पास, आर वेक्टर ये मान लें थीटा था, तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर ऑफ एक्स। क्या यही आएगा, क्योंकि इसको पैरेलली यहां शिफ्ट करूंगा मैं, तो ये क्या आएगा, आर वाई आएगा, जितना ये वेक्टर है क्या उतना ही ये वेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या मेरे पास tan थीटा होता है। अब देखो बेटा, यहां से कैसे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं आपको। मान लो मेरे पास जैसे यहाँ आर एक्स और आर वाई दे रखा है, कई बार क्या होगा, आर एक्स आर वाई दे रखा होगा, और आपको पूछा जाएगा बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या tan थीटा लगाऊंगा, और उसका मेरे पास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करूंगा। बात समझ आ रही है आपको। तो इसमें एक और चीज होती है बेटा, जैसे मतलब जो ये रेजोल्यूशन है क्या, और कुछ नहीं है, स्प्लिटिंग करते हैं हम किसकी, उस वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर देता हूं मैं, इस वेक्टर को स्प्लिट कर देता हूं। बात समझ आ रही है पक्का। और जो मेरे पास ये जो आर एक्स एंड आर वाई आए, क्या आया था, आर एक्स एंड आर वाई, इसको और क्या नाम बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कई बार इसका नाम ऑल्सो नोन एज द आर एक्स एंड आर वाई आर द कंपोनेंट, किसके थे कंपोनेंट थे, आर वेक्टर के थे, और उसको हम फर्दर और क्या नाम दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। जो मेरे पास वेक्टर आएगा उसका क्या आएगा मेरे पास, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी उसको क्या कर सकता हूं मैं, कह सकता हूं। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का। पॉज करके बेटा इसको उतार लो एक बार।
तो आइए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। कितना है? 50 न्यूटन है और एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री पे। कितने पे है? 37 डिग्री पे। मैंने क्या बोला कि एक्सप्रेस इट इनटू यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म मतलब बेटा कि आई एंड जे कैप में इसको मेरे को रिजोल्व करना पड़ेगा। या तो ये और क्या बोल सकता था इसमें कि फाइंड व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 50 न्यूटन। बात समझ आ गई? पक्का? तो बेटा जो 37 एंगल है, एक मैं आपको ट्रायंगल बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। आपको ये क्या करना है? रिमेंबर, याद रखनी है ये आपको। बात समझ आ गई? क्या करना है आपको? याद रखनी है, बहुत जगह आपको यूज में आएगी। तो मान लो मेरे पास क्या था, ये अगर एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो यहां से कितना जाएगा बेटा? ये क्या 90 होगा मेरे पास? तो ये कितना आ जाएगा एंगल? क्या 53 डिग्री होगा? बात समझ आती है इतनी सी तो पक्का। अब जो ये ट्रायंगल है, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, आपको याद रखनी है। तो जो 37 है, जो इसके अपोजिट में, जो ये 37 है, जो इसके अपोजिट वाली साइड है, यहाँ पे क्या होता है 3, और ये क्या होता है 53 के अपोजिट में क्या होता है 4, और ये क्या होता है 5। इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 5 ही रहती है। और साथ में मेरे पास अगर 37 एंगल दे रखा है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो 3 होगी और 53 होगा तो क्या होगी? वो 4 होगी। याद रखने का तरीका, एंगल छोटा तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा? छोटा। अगर 53 होगा तो उसके एंगल बड़ा है 50 किससे? 37 से। तो 53 उसके अपोजिट साइड क्या है? 4 वाली साइड है ये। बात समझ आ रही है? पक्का? तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी। और दोनों के लिए क्या रहेगा मेरे पास? कॉमन रहेगा भाई। तो अब इसके मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करूंगा तो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या बेटा? क्या रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इधर से लाइट डाले तो इधर प्रोजेक्शन और ऊपर से लाइट डाले तो नीचे में प्रोजेक्शन। तो जो मेरे पास एक्स में प्रोजेक्शन आएगी, जो मेरे पास आर एक्स आएगा, वो कितना आएगा बेटा? क्या 50 cos ऑफ 37 डिग्री, और आर ऑफ वाई कितना आ जाएगा मेरे पास? 50 साइन ऑफ 37 डिग्री। अब मेरे पास 50 cos 37, cos 37 कितना होता है? 37 था ना, ये एंगल था। तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है मेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल ये लेनी है। तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 10, तो ये कितना आएगा? 40 न्यूटन। और इधर से कितना आ जाएगा? ये 50 इंटू साइन ऑफ 37, साइन 37 3/5, 3/5 ये आता है ना आप लोगों को? पक्का? तो यहां से मेरे पास 10 आ गया और ये कितना आ गया? 30 न्यूटन। बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया। मेरे को क्या बोला कि इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? मेरे को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो मेरे पास आर वेक्टर किसके बराबर होता है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? पक्का ही समझ आ रहा है क्या कैसे लिख रहा हूं इन चीजों को मैं? ओके, अब एक काम करो, इसको पॉज करके उतार लो। और ये ट्रायंगल बेटा आपको याद रखनी है, रट लेनी है ये ट्रायंगल। ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर एंगल 37 हो तो ये साइड जो परपेंडिकुलर होगा इसका 37 होगा, बेस 4 होगा, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 5 आएगी मेरे पास। इतनी सी बात समझ आती है? तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसमें कि मान लो ये हम मतलब रिजोल्व कर क्यों रहे हैं वेक्टर को? वेक्टर को हम बेटा इसलिए रिजोल्व कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो मेरे पास फोर्स होता था कि कोई ब्लॉक है मेरे पास इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका मास कुछ m मास दे रखा है। क्या है? एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पे एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, जिसका मास m है, और नीचे की तरफ इसका वेट क्या लग रहा है? नीचे mg। तो फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है तो mg। तो mg क्या है? मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है ये? रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको मेरे को रिजोल्व करना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या है कि इसका एक कंपोनेंट कैसे आएगा? परपेंडिकुलर, और दूसरा कैसे आएगा? अलोंग द।
बात समझ आ गई। मान लो ये x है तो ये y है। बात समझ आ गई कैसे है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं? बिल्कुल मैं ऐसे ले सकता हूं। तो यहां से हम रिजोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि बेटे अगर एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। बात समझ आ गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या था, ये जो एंगल जो क्या है, सीधी लाइन परपेंडिकुलर थी एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा, थीटा। क्योंकि ये आपस में भी क्या है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब तो क्या आसान हो गया रिजोल्व करना। तो यहां से क्या आएगा, क्या मेरे पास r cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और कहाँ आएगा r sin थीटा इधर आएगा। ऐसा क्यों आया बेटा, अगर सपोज कर लो मेरे पास कोई a वेक्टर दे रखा है वो इस डायरेक्शन में है और b वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, क्या a b का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझ आ रही है। अगर मान लो मेरे पास b वेक्टर ऊपर की तरफ है और a वेक्टर इधर की तरफ दे रखा है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा मेरे पास, क्या इसके बीच में आएगा इधर। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं इसको मैंने पैरेलली क्या कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया ना, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया, रिजल्टेंट कहाँ आएगा ये। बात समझ आ गई। पैरेललोग्राम याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा पक्का। देखो अगर सपोज कर लो मेरे पास ये a इधर है और b नीचे की तरफ है, b वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, क्या कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, पक्का। तो अगर मेरे पास a इस डायरेक्शन में है और b नीचे की तरफ है तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, क्या इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट, ये r वेक्टर होगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आएगा हमारे पास। समझ आ गया पक्का। तो मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो ये r वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर था, इसे क्या हुए, दो कंपोनेंट हुए, एक क्या हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक क्या हुआ पैरेलल टू द प्लेन। बात समझ आ गई पक्का। तो यहां से कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू, अब क्या था मेरे पास r x में क्या ये है मेरे पास, तो क्या आएगा r साइन ऑफ थीटा। वेक्टर को लिखने का तरीका बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, और ये मेरे पास क्या माइनस x डायरेक्शन में है, तो माइनस x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है माइनस i कैप। क्या बात समझ आ गई, प्लस r साइन r cos थीटा, r cos थीटा। अब ये क्या y और ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव, तो y की जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है j कैप। वेक्टर लिखने का तरीका क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन क्या होता है j। अगर मैं y डायरेक्शन में बोलूं पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस r साइन ऑफ थीटा i कैप माइनस r cos ऑफ थीटा j कैप। समझ आ गया। ऐसा क्यों करा बेटा मैंने, क्योंकि मेरे पास क्या होता है जब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा वहां पे क्या होगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा होगा और वहां से मेरे को क्या करना होगा कि फोर्स निकालनी होगी कि हॉरिजॉन्टल में कितनी है और वर्टिकल में कितनी आ रही है, या परपेंडिकुलर अलोंग द प्लेन कितनी है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितनी है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना आना चाहिए, रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि जो ये वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी, अगर रिजल्टेंट वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। जहां जहां वेक्टर आएगा आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे जो हमने इससे पहले पढ़े थे। जो मेरे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। क्या मैं वहां से मैग्नीट्यूड निकालता था और डायरेक्शन के लिए क्या करता था tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। बात समझ आ गई पक्का इतनी सी, ये क्लियर है। इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉज करके उतार लेना बेटा इसको। मान लो बेटा कि मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है
ये एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री पे 53 लेते हैं इस बार, कितना लेते हैं 53 डिग्री सेल्सियस पे, कितने सॉरी 53 डिग्री पे है। और जो इस पॉइंट से एक फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, कितने की 50 न्यूटन की। तो मेरे को बोला गया कि फाइंड द या ऐसे बोल सकता है एक्सप्रेस इट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दे या यूनिट वेक्टर में बोल दे कि फॉर्म में लिखना बोल दे, तो आपको कैसे करना है। तो एक तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस मान लेंगे और दूसरी क्या मान लेंगे, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई एक्सिस मान लेंगे। बात समझ आ गई। परपेंडिकुलर ये आ गई मेरे पास, अगर ये एंगल 53 है तो 90 माइनस 53 कितना आएगा 37 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री। बात समझ आ गई। ये 53 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 50 cos ऑफ 53 डिग्री। क्या इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर होगा, और दूसरा कहां आएगा, क्या इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा 50 साइन ऑफ 53 डिग्री। तो जो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया आर वेक्टर, वो कितना आएगा बेटा इन यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा आर एक्स में क्या माइनस में था, तो -50 इंटू, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं 50 साइन, एक मिनट लिख लेता हूं मैं पहले, 53 माइनस 50 cos ऑफ 53 डिग्री। ये समझ आया माइनस क्यों लगाया। यहाँ क्या आएगा आई कैप, इसके साथ क्या आ जाएगा आई कैप, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा जे कैप, क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है। बात समझ आ गई। तो यहाँ से क्या आएगा -50 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, ट्राइंगल याद है क्या आपको, 53 एंगल ये हो तो उसके अपोजिट साइड के अंदर 4 आता था, 4 डिवाइडेड बाई 5 आई कैप माइनस 50 cos 53 कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। क्यों, ट्राइंगल क्या होती थी बेटा, ये होती थी मेरे पास। अगर ये एंगल अब मेरे पास क्या है 53 डिग्री है, अगर ये 53 डिग्री तो 4 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो cos के लिए क्या आएगा 3/5 जे कैप, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना आ जाएगा 10। तो यहां से -40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। समझ आ रहा है क्या आपको पक्का। अब दूसरा और क्या होता है कि जैसे वेलोसिटी, अब इसका और एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मेरे पास क्या है कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे आगे इंक्लाइंड प्लेन में, तो यहां से अगर मान लो मेरे पास बोला गया मेरे को कि जो एक्स कंपोनेंट है उस वेलोसिटी का, जो एक्स कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और जो वाई कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ मेरे को कि वेलोसिटी मैंने कितनी रफ्तार के साथ उसको फेंका और कितने एंगल के साथ उसको फेंका गया। तो सिंपल सी बात है, मेरे को क्या दे रखे हैं, दो कंपोनेंट दे रखे हैं। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो दो दे रखे हैं, एक 4 दे रखा है और एक कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अगर 4 और 3 दे रखा है तो रिजल्टेंट का वेलोसिटी आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो 5 आ गया। अब डायरेक्शन कितनी होगी बेटा, डायरेक्शन के लिए क्या मैं लिखता था tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके साथ बेटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या ry डिवाइडेड बाई rx, ry कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 4। अब tan कितना 3 डिवाइडेड बाई 4 होता है। तो मेरे पास ट्राइंगल आपको याद होनी चाहिए कि अगर ये मेरे पास एंगल आता है यहाँ पे 37 डिग्री, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, और ये क्या होता है 5। तो अब tan 53 देखना, तो tan 3/4 देखना। tan 3/4 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब एंगल कितना होगा 37। अगर ये 37 होगा तो किसके बराबर आ जाएगा 3/4। तो यहां से मैंने क्या करा होगा, कोई वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड के साथ एट एन एंगल ऑफ कितने 37 डिग्री, कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे फेंका गया है। किससे बेटा
हॉरिजॉन्टल से, ये याद रखना है कौन सा कंपोनेंट, किस कंपोनेंट से मैंने ये एंगल लिया हुआ है। जो मैंने इससे पहले प्रूव करवाया था आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, वो एंगल कहां से लिया था, हॉरिजॉन्टल से लिया था। बात समझ आ गई। अब इतनी सी आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही है इसमें क्या चल रहा है, आपके समझ आ रहा है ना। ये आपको अभी नहीं बेटा, थोड़े दिनों में काम आएगा जब हम आगे न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, या इससे पहले हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो 12th में जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, अगर 11th में मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो जब जहां जहां वेक्टर आया या जहां जहां आपको रिजोल्व करना पड़ा तो क्या आप इस फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हो उसको, पक्का। एक काम और पॉज करके उतार लो इसको बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मेरे पास क्या है बेटा, एक कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, मान ले मैग्नीट्यूड दे रखा है, मान ले T1 है, T1 न्यूटन दे रखा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एक और वेक्टर दे रखा है T2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मेरे को बोला गया है रिजोल्व इट इनटू अ, या एक्सप्रेस इट इनटू अ यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म में बोलो, या तो क्या पूछा गया मेरे को, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दीज टू, या इसको क्या लिखो, यूनिट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, तो यहां से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, Rx कितना आ जाएगा मेरे पास, Rx इज इक्वल टू T1 cos ऑफ 30 डिग्री, और Ry कितना आ जाएगा मेरे पास, Ry क्या Tx Ty बोल देते हैं यहाँ पे, अगर T ले रखा है मैंने, तो Tx Ty कितना आ जाएगा, T1 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो लिखूंगा कैसे, मतलब एक कंपोनेंट का इधर आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बात समझ आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था आपको, दो अगर कंपोनेंट मेरे को ऐसे दे रखे तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। अगर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो इनका रिजल्टेंट का बीच में आएगा। तो ये ए वेक्टर होगा और ये कोई बी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। समझ आ रहा है क्या आपको। तो यहां से अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूं तो मेरे पास टी वेक्टर जो T1 वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, Tx आई कैप प्लस Ty जे कैप। तो यहां से लिख दो सिंपल, T1 cos 37 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आई कैप प्लस T1 sin 30 1/2। तो ये आ गया मेरे पास जे कैप। इतनी सी बात क्लियर है, पक्का। और T2 कैसे लिखूंगा, T2 के लिए क्या, ये मेरे पास कितना आएगा, T2 cos ऑफ 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, T2 साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से मैं अगर T2 वेक्टर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, आई जे के कैप में T2 cos ऑफ 60 डिग्री। ये तो आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन लिखनी है, तो डायरेक्शन क्या, माइनस आई कैप है, तो यहां से क्या आएगा, माइनस आई कैप। क्योंकि वेक्टर को लिखने का तरीका, बार बार बता रहा हूं बेटा मैं आपको कि जो वेक्टर होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी कोई भी मैग्नीट्यूड और उसको यूनिट वेक्टर से जब मैं मल्टीप्लाई कर दे देता हूं तो क्या बन जाता है, वो वेक्टर बन जाता है। तो यहां से ये आ गया प्लस T2 साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू जे कैप। क्या, जे कैप में पॉजिटिव क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव साइड है, ये y होगा तो ये क्या होगा मेरे पास, x होगा। बात समझ आ रही है इतनी सी। तो इसकी वैल्यू लिख दो, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ T2 डिवाइडेड बाई cos 60 1/2 प्लस T2 इंटू साइन 60 √3/2 जे कैप। ये समझ आ गया आपको कि आई और जे कैप में, आई कैप और जे कैप में मैं रेक्टेंगल कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व कर देता हूं, पक्का। या कैसे मैं एक्सप्रेस करता हूं इनको यूनिट वेक्टर फॉर्म में, इतनी सी बात समझ आती है। अब जब भी हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो मेरे पास एक तो क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, कंपोनेंट मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा उसके। बात समझ आ गई। अब वो जो मेरे पास एक्सिस है वो वर्टिकल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब जो मेरे पास एक्सिस होगी, क्या वो एक्सिस टेढ़ी भी हो सकती है। मतलब क्या है कि मैं उसको x और y को ऐसे भी लिख सकता हूं और x और y को
ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या इन दोनों फॉर्म में इसको मैं तोड़ सकता हूँ? बात समझ आ गई। बट डिपेंड करता है किस टाइप की हमें सिचुएशन दी गई है, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे। पक्का? पॉज करके उतार लो बेटा इस चीज को। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ अ यूनिट वेक्टर। अब हम अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस करना। अब हम जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, एक r1 वेक्टर था एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 और एक r2 वेक्टर था एट एन एंगल ऑफ थीटा 2। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको सम करना है। तो मतलब r1 प्लस r2 करना है, किसका, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो पहले मैं इसको क्या यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तोड़ूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका जो मेरे पास r1 वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, r1। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हॉरिजॉन्टल में और दूसरा क्या वर्टिकल में, ये x है तो मेरे पास ये क्या है, y है। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, r1 cos ऑफ थीटा 1 i क्या, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। और दूसरा क्या होगा, प्लस r1 cos ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 इंटू जे कैप। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि बेटा क्या है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। ऐसे जब मैं r2 को तोड़ूंगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो r2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहां से r2 का एक कंपोनेंट क्या ऊपर आ जाएगा इधर, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये r2 cos ऑफ थीटा 2 i कैप। क्यों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वो दूसरा क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक तो ये तो पैरेलल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या वो नीचे की तरफ आएगा इधर, ये कितना आ जाएगा, ये r2 साइन ऑफ थीटा 2 होगा मेरे पास। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर ये डाउनवर्ड है तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, माइनस जे कैप। तो माइनस में बाहर लिख लो क्या, तो माइनस r2 साइन ऑफ थीटा 2 इंटू जे कैप। इतनी सी बात समझ आती है? पक्का? अब मेरे को क्या करना है, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर को जोड़ना है। तो किसके बराबर आएगा, अब क्या होगा बेटा, इन दोनों को जोड़ूंगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तुम्हारी कॉमन सेंस होगी कि मेरे पास i के साथ क्या i को जोड़ूंगा और j के साथ क्या j को जोड़ूंगा। जो मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो इस डायरेक्शन में है उनको इस डायरेक्शन में जोड़ूंगा, जो नीचे डायरेक्शन में या ऊपर डायरेक्शन में है उसको उस डायरेक्शन में जोड़ूंगा। मतलब जो एक x डायरेक्शन में और एक दूसरे क्या होंगे, y डायरेक्शन में, उन दोनों को क्या मैं जोड़ दूंगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस r2 cos ऑफ थीटा 2 इंटू क्या आएगा बेटा, फिर i कैप आएगा मेरे पास। पक्का? प्लस दूसरे में क्या आएगा, r1 साइन ऑफ थीटा 1, अब यहां पे क्या था, माइनस r2 साइन ऑफ थीटा 2 इंटू जे कैप। बात समझ आ रही है आपको? तो यहां से क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया डायरेक्ट। समझ आ रहा है कैसे जोड़ा मैंने इन दोनों को? पक्का? किस फॉर्म में, r1 cos ऑफ थीटा 1 इंटू r2 cos ऑफ थीटा 2 i कैप प्लस r1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस r2 साइन ऑफ थीटा 2 j कैप। ये आ गया। अब जब इन दोनों को प्लस करा तो इसलिए मैंने क्या कर रहा था, एक ट्रायंगल लॉ से कर रहा था, पैरेललोग्राम से कर रहा था। अब मेरे को उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहां से मैंने क्या डायरेक्ट निकाल दिया, ये क्या था, सम ही था ना, ये किसी रिजल्टेंट वेक्टर r के बराबर आएगा। बात समझ आ रही है? वैसे तो कर रहे थे हम ट्रायंगल लॉ में, क्या कर रहे थे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर करा था हमने। बात समझ आ गई? अब किस में तोड़ दिया मैंने इसको, यूनिट वेक्टर फॉर्म में तोड़ दिया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नो नीड ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेलल लॉ लॉ। समझ आया? पक्का? अब मैंने क्या करा है, इस जो इसके कंपोनेंट थे वो क्या, एक x में आ गया और एक y में आ गया। x में कितना आया, ये आया, और y में कितना है, ये आया। इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लूंगा मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। एक एग्जांपल करते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी
कि हाँ जो मेरे पास वेक्टर होते हैं जो उनको मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को ट्रायंगल लॉ और पैरेलल लॉ की जरूरत नहीं होती है। मैं किससे करता हूँ, सिंपली यूनिट वेक्टर से उनको रिजॉल्व कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेके आता हूँ, तो मेरे पास ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ आ गई? पक्का? पोज करके उतार लो बेटा इसको और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो बेटा मेरे पास एक फोर्स है 20 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री और एक फोर्स है 50 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मेरे को बोला गया फाइंड, मान लो ये मेरे पास F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था और ये किसके बराबर था, F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर था। मेरे को बोला गया फाइंड F1 प्लस F2 पहला, और दूसरा बोला गया मेरे पास F2 माइनस F1। ये क्या करना आपको, निकालने हैं। तो उससे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं क्या इसको किस में लेके आऊंगा, मैं पहले तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में लेके आऊंगा। तो इसके कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा तो मेरे पास यहां से F1 किसके बराबर आ जाएगा, F1 वेक्टर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस तो कितना आ जाएगा 20 cos ऑफ 53 डिग्री आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और दूसरा क्या आएगा प्लस 20 साइन ऑफ 53 डिग्री जे कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये भी बात समझ आ गई? पक्का? तो यहां से 20 इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री कितना आएगा बेटा मेरे पास, क्या मेरे पास 3/5 आ जाएगा आई कैप प्लस 20 साइन ऑफ 53 क्या 4/5 जे कैप। ट्रायंगल याद है ना आपको, याद रखनी है बेटा आपने। तो यहां से कट जाएगा तो कितना 4 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। बात समझ आ गई? ये किसके बराबर आ जाएगा, F1 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अब मेरे पास F2 वेक्टर कितना आएगा बेटा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, क्या इसका एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा क्या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई? तो यहां से कैसे निकालूंगा मैं 50 cos ऑफ 37। अब देखो बेटा ये वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर क्या आएगा माइनस आई कैप, सॉरी क्या आएगा माइनस आई कैप, तो माइनस बाहर निकल लिया और क्या आएगा यहाँ पे आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है एक्स एक्सिस है, तो माइनस एक्स एक्सिस होगी तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर क्या आएगा माइनस आई कैप। तो दूसरा क्या आएगा क्या माइनस जे कैप नीचे की तरफ आएगा, दूसरा वेक्टर के नीचे की तरफ आएगा तो माइनस क्या आएगा जे कैप, तो माइनस बाहर लिख लूंगा तो 50 साइन ऑफ 37 जे कैप, सॉरी 37, ठीक है समझ आ गया बेटा पक्का। तो यहां से क्या होगा माइनस 50 साइन 37 सॉरी cos 37, cos 37 किसके बराबर होता है बेटा मेरे पास, cos 37 होता है 4/5 आई कैप माइनस 50 साइन 37 3/5 जे कैप। तो यहां से मेरे पास जो F2 वेक्टर आया वो कितना आ जाएगा बेटा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहां से कटेगा 10 और यहां से कटा तो कितना आएगा 10, तो ये कितना 40 आई कैप और 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। अब क्या मेरे लिए सिंपल हो जाएगा 1+2 को करना पक्का, तो यहां से क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, बस जोड़ दो आई को, आई और आई को और जे को जोड़ दो। तो यहां से इस दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 28 आई कैप, माइनस का है ना साइन वहां पे, तो 12 माइनस 40 कितना आता है माइनस 28 आई कैप प्लस 16 जे कैप, और 16 माइनस 30 करूंगा तो कितना आ जाएगा 14 जे कैप माइनस का, क्योंकि 30 क्या है साइन में बड़ा है। बात समझ आ गई इतनी पक्का। अब यहां क्या करता हूं, तो आपने नेक्स्ट क्या करना था F2 माइनस F1, तो F2 कितना था बेटा मेरे पास माइनस 40 और इसमें से क्या करना माइनस 12, माइनस 40 माइनस 12 कितने होते हैं माइनस 52 आई कैप, और क्या करना था माइनस 30 और माइनस 16 कितना होगा मेरे पास 46 माइनस 46 जे कैप।
बात समझ आ गई पक्का? तो ये क्या था, मेरे पास एक एग्जांपल था किसका, कि जो वेक्टर अलजेब्रा है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो F1 प्लस F2 क्या एडिशन आ गया, क्या ये सब्ट्रैक्शन आ गया? तो यही तो होता है अलजेब्रा। बात समझ आ गई? पोज करके उतार लो बेटा इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लो एक और एग्जांपल है। एक मेरे पास फोर्स दे रखी है, मान लो ये F1 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 10 न्यूटन दे रखा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। और एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है F2, मैग्नीट्यूड बोल देता हूं इसको 20 न्यूटन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एक और वेक्टर दे देता हूं मैं आपको एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, F3 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 50 न्यूटन। बात समझ आ गई? तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। बात समझ आ गई? और दूसरा क्या करना है फाइंड, आपने दूसरा क्या बोला है इसमें कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर, इसको 2 टाइम कर दूं तो क्या कह रहा है F1 प्लस 2 टाइम ऑफ F2 माइनस F3 वेक्टर क्या होगा। ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, आपने खुद करना है ये। जैसे ये एक और चीज बता देता हूँ, जैसे F2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मेरे पास F2 वेक्टर आएगा आई और जे फॉर्म में, तो वहां से क्या कर दूंगा मैं 2 से उसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद इसको प्लस माइनस कर दूंगा, क्या आएगा मेरे लिए। बात समझ आ गई पक्का? पॉज करके इसको उतार लेना बेटा। और ये क्या आपके लिए होमवर्क है।